तो सोर्सेज ऑफ लॉ को कंटिन्यू करते हैं और इसमें सेकंड सोर्स हमारा क्या है? लेजिस्लेशन। किताब के हिसाब से सेकंड सोर्स जुडिशियल प्रेसिडेंट है, बट मेरे लेक्चर में ये पहले लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन का मतलब एनी लॉ, और यू कैन से एनी रूल, एनी पॉलिसी विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर हम यूनियन लॉस की बात करें तो इट इज लोकसभा द लोअर हाउस एंड राज्यसभा द अपर हाउस। यूके में भी ऐसे ही चलता है, बट वहां पे लोअर हाउस जो होता है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, और जो अपर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उच्च श्रेणी के लोग। समझ में आ गया? तो मॉडर्न सोसाइटी में लेजिस्लेशन को ही सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट वहां पे काम में आते हैं जहां पे किसी कोर्ट के जज ने कोई ऐसी बात बोली जो आपके कोर्ट के जज साहब सुनवाई करते समय उसको इंपॉर्टेंट माने। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई एक्स केस का ये डिसीजन है, इससे पहले कभी किसी कोर्ट ने डिसीजन दिया ही नहीं, तो हाई कोर्ट भी यही बोलेगा भाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्स केस में डिसीजन दिया था, ये जो हमारा जेड केस है ये एक्स केस से हूबहू 99% मिलता है, तो हम भी वही डिसीजन दे रहे हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका एग्जाम था, आपने आंसर लिखा, आपके सहेली ने भी आंसर, सहेली ने भी आंसर लिखा, आपको टीचर ने 4 में से कितने नंबर दिए? 3, और उसको दिए 4 में से 4। पहले तो जलन की भावना आ गई कि गर्दन काट दो अपने सहेली का। आप उस बच्चे की कॉपी लेके टीचर के पास पहुंच गए कि मैम सर, उसने भी वही लिखा 4 में 4, मैंने भी वही लिखा 4 में 3, आंसर तो सेम है, हमें कम क्यों मिला? टीचर दाएं बाएं की बात समझाने लग गया, नहीं तुम्हारा ऐसे था, तुम्हारा वैसे था। फिर आपने सच्चाई उगल दी, मैडम हमने पूरा इसकी कॉपीज छापा था। समझ में आ गया? टीचर ने कहा अच्छा ऐसा है, बेटा तुमको भी 0 और तुमको भी 0। अब क्लास में एक रूल बन गया, जो भी नकल करते हुए आंसर लिखेगा उसको कितना नंबर मिलेगा? 0। अगले टीचर ने कॉपी दिखाई, इसी टीचर का रेफरेंस ले लिया कि उसने क्योंकि इस चीज पे 0 दिया तो हम भी 0 देंगे। ये हो गए टीचर्स प्रेसिडेंट। जज साहब ऐसा बोलेंगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट। फिर स्कूल के एग्जामिनेशन बाय लॉज में इसको लिख दिया गया कि अगर नकल करते हुए आंसर सेम आया तो 0 ही मिलेगा, देन इट बिकम्स अ लेजिस्लेशन। क्योंकि ऐसा सदियों से चला आ रहा है कि नकलचियों को 0 से ऊपर नहीं मिलना चाहिए, तो इट्स अ कस्टम। इज दैट अंडरस्टूड वेल? वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो जब आपने टीचर को कहा कि भाई आंसर मेरा भी सेम है, इसका भी सेम है, मैम मेरे को कम नंबर आपने क्यों दिए? तो मैम ये तो बोलेंगे नहीं बेटा तुम्हारी मम्मी की साड़ी थोड़ी कम सफेद थी, इनकी ज्यादा सफेद थी, तुम्हारी मम्मी ने टाइड लगाया था, उन्होंने एरियल लगाया था। नो। टीचर कहेगा अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी अगर 4 मिला उसी आंसर पे तो कोई बात नहीं, मैं तुमको भी 4 ही दे देता हूं। तो अब इसका 4 देख के आपको 4 दिया गया, ये है प्रेसिडेंट, मतलब बोली हुई बातें। तो इंडिया में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल दें, और जिस चीज पे आज तक कानून था ही नहीं, बट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं बोली जज साहब ने, तो उसको भी एज गुड एज क्या माना जाता है? लॉ। जब पार्लियामेंट में वो चीज बोल दी जाए, पास कर दी जाए, रूल बना दिया जाए, कोडिफाई हो जाए, लिख जाए, देन इट बिकम्स अ लेजिस्लेशन। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातों को लोअर कोर्ट फॉलो करते हैं। हाई कोर्ट अपनी बात लोअर कोर्ट के ऊपर थोप सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात लोअर कोर्ट के ऊपर थोप सकता है, बट लोअर कोर्ट किसी तरह का जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं दे सकते, क्योंकि जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब ऊपर से जो प्रेसिड हो रहा है। तो लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, बट उसके नीचे कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ पे। तो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया इट इज कॉल्ड एज सुप्रीम लेजिस्लेशन, जिसको आप एक सिंपल से वर्ड में क्या बोलते हैं? स्टैच्यूट बोलते हैं। बट मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि कानून बनाने वाली अथॉरिटीज बहुत बिजी होती हैं और हर छोटी मोटी चीज पे कानून वो बना नहीं सकती, तो वो खुद ही किसी डिपार्टमेंट को बोलती है भैया अपने मतलब का कानून खुद बना दो। जैसे दिल्ली में ऑड इवन नंबर चला, तो वो कानून सिर्फ दिल्ली में है और कहीं नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और इसको बच्चों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी एक तरह का कहा जाता है। तो इट इज एन ऑटोनोमस लॉ, किसी पर्टिकुलर जगह पे एप्लीकेबल होगा, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, या कोई ऐसे कानूनी रूल बना दिए गए, या लोकल लॉ, पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रूल बना दिया। जैसे मान लीजिए कि हर जगह रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो रूल बनाया गया कि भाई सड़क पे जो एग्जिस्टिंग नाली थी उससे 4 फीट हम और जगह ऑक्यूपाई करेंगे।
समझ में आ गया? अब कुछ लोग कहेंगे हमारी खरीदी हुई जगह थी, कैसे आप हमारी जगह ले सकते हैं? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस जगह का बोलेगा चलो एक कानून बना लेते हैं स्टेट में, और कानून के तहत लोगों को मुआवजा दे देंगे, तब लोग इस एक्ट को इनह्यूमन या इलीगल या इमोरल नहीं बोल पाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कॉलोनियल लॉ ये क्या होता है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो ब्रिटेन में कानून बनते थे और लागू हिंदुस्तान पे होते थे। इस तरह के लॉस को क्या बोलते हैं? कॉलोनियल लॉ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1955 याद होगा आपको। अब कॉलोनियल लॉस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना बनते हैं, क्योंकि अब रूल करने का सिस्टम खत्म हो गया। ओके, देन व्हाट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन? एग्जीक्यूटिव तो पता है ना क्या होता है? वो ऑर्डिनेंस याद है आपको? वो आप इस कैटेगरी में ला सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो जरा इस डायग्राम को लिख लें, और ये जो बातें मैंने लिखी है इसको जरूर लिख लें आप, ताकि ये आइडिया आपको आ जाएगा। चलो, सो बच्चों कॉन्सेप्ट गोज लाइक दिस कि भाई मॉडर्न टाइम्स में लेजिस्लेशन को ही माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। क्यों सर? जैसे हमारे देश में तो ढेर सारे रिलीजन्स हैं, तो भाई हिंदूज का कस्टम कुछ और, इस्लामिक पीपल मुस्लिम्स का कस्टम कुछ और, सिखों का कस्टम कुछ और, क्रिश्चियनिटी का कस्टम कुछ और, उसके अंदर की जो और प्रजातियां उनके कस्टम्स कुछ और। तो हिंदुओं में छठ पूजा भी होती है, हिंदुओं में करवा चौथ भी होता है, हिंदुओं में तीज भी होता है, कस्टम अलग अलग है। तो ऐसे सेक्युलर देशों में कस्टम को सिर्फ कानून मान लिया जाए, दूसरे लोगों के रिलीजन्स के थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट चला जाएगा। तो कस्टम वहां पे सही काम करते हैं जहां पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिविएशंस या रिलीजियस डिफरेंसेस ना हो। तो आपको कल को पूछ सकते हैं कि भाई जब कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ था, कस्टम वाली चीजों को एक कानून बना दिया गया, भाई चाचा की लड़की के साथ शादी करना गलत है, हिंदू रिलीजन में ये कस्टम है, यही हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो कस्टम को लॉ जब बना दिया गया, तो भैया कस्टम को ही जब लॉ मान रहे हो तो अलग से कानून बनाने की जरूरत क्या है? नहीं समझे? नहीं समझे? सबको पता है कि दाल चावल गर्म ही अच्छे लगते हैं। जब वो ठंडे होंगे तो बोलेंगे गर्म कर दो, जब वो गर्म है तो क्या बोलेंगे? गर्म कर दो। वो तो गर्म है ही, पानी गीला ही होता है। इज दैट क्लियर? अगर आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, क्या बोलेगा? जाओ गीला पानी ले आओ, जमी हुई बर्फ ले आओ। अरे बर्फ जमी हुई ही है ना। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो आप चाट की दुकान पे जाएं, चाट वाले से बोले 2 पत्ता टिक्की दे दो, कहेगा क्या करेंगे? आप क्या बोलेंगे? फेंकेंगे। अरे ऑब्वियसली बात है, खाने के लिए चाहिए ना, तो क्यों आपसे पूछ रहा है? वो चॉइस इज खाएंगे या पैक करवाएंगे। बट अगर पैकिंग की कोई व्यवस्था है ही नहीं तो वो आपसे ऐसे सवाल नहीं करेगा। तो व्हाट आई मीन टू से, क्यों मॉडर्न सोसाइटी में लेजिस्लेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई एज अ सोर्स ऑफ लॉ? जब हम कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर तीनों को मानते हैं, तो भाई जब कस्टम को ही अच्छा सोर्स ऑफ लॉ माना गया, व्हाई लेजिस्लेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्योंकि भाई कस्टम सोसाइटी के हिसाब से बदलते हैं, हिंदुओं का कस्टम कुछ और, मुस्लिम्स का कुछ और, क्रिश्चियंस का कुछ और, सिखों का कुछ और। तो सिर्फ कस्टम को आप लॉ नहीं मान सकते। समझ में आ गया? क्योंकि एक देश में 10 तरीके के कस्टम है, तो सेम कानून 10 तरीके का तो नहीं हो सकता ना। तो हिंदुओं में बोला गया चाचा की लड़की से शादी करना गलत है, बट मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता, वहां हो जाती है शादी। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? खोपड़े में बात गई। तो भाई हिंदू का कस्टम अलग और मुस्लिम्स का कस्टम अलग, क्या आप इसको कॉमन लॉ मान सकते हैं? नो। इसलिए लेजिस्लेशन आ गया। हिंदू के कस्टम्स को हिंदू मैरिज एक्ट में डाल दिया गया और लिख दिया गया कि भाई चाचा की लड़की से शादी करना गलत है। मुस्लिम्स के कस्टम को मुस्लिम पर्सनल बोर्डिंग लॉ में डाल दिया गया कि भाई चाचा की लड़की से शादी करना गलत नहीं है। समझ में आ गया? बट कल को बच्चों जब यूनिवर्सल सिविल कोड आ जाएगा ना, तो एक कस्टम जरूर बनेगा, ऐसा एक ऐसा लेजिस्लेशन जरूर उसमें आएगा जो सबके ऊपर फॉलो, तब कस्टम के हिसाब से हम नहीं चालू करेंगे अपने लॉ को। ये बात समझ में आ गई? तो लेजिस्लेशन शब्द का एक्चुअली मतलब क्या होता है? ये 2 शब्दों से डिराइव हुआ है। लेजिस का मतलब लॉ एंड लैटिन का मतलब टू मेक। तो लेजिस्लेशन का मतलब टू मेक और टू सेट और टू क्रिएट और टू डेवलप लॉस। खोपड़े में बात गई? पक्का? तो इसका मतलब है मेकिंग ऑफ लॉ। खोपड़े में बात गई? तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंस क्या है लेजिस्लेशन का? इट इज बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है बच्चों? सुप्रीम। और सुप्रीम कौन है हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर कानून बना। डायरेक्टली एनएक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश। तो ये बहस का मुद्दा क्लियर हो गया सबको, क्यों लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी जब हम कस्टम को लॉ मान सकते थे? क्योंकि कस्टम अलग अलग होंगे बट लॉ अलग नहीं होता। इज दैट क्लियर?
इट इंक्लूड्स एवरी मेथड ऑफ लॉ, हर तरीका जो लॉ के प्रोसेस में फॉलो होता है। और बच्चों यहाँ पे लॉज वही होंगे जो कानून के तहत बनाए जाएंगे पार्लियामेंट में और लोग उनको फॉलो करेंगे। फंडामेंटल इज वेल अंडरस्टूड, पक्का? चलिए, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशंस जो इंडियन पार्लियामेंट से पास हुए, दे आर नोन एज व्हाट? सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुना है हमने कि बोर्ड की किताबों में जब ये पूछा जाता है तो बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया वो सुप्रीम लेजिस्लेशन, जो लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कानून बनाया वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ऐसा कुछ नहीं है। सो लॉज आर एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, इट इज सुप्रीम। कोई और इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि हम वही सिस्टम अपने देश में फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे भी कानून बनते थे पार्लियामेंट में, यहां पे भी कानून बनते हैं पार्लियामेंट में। बट क्या मोनार्की में सुप्रीम लेजिस्लेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट वो सुप्रीम लेजिस्लेशन पास बाय पार्लियामेंट नहीं होगा, पास बाय किंग्स होगा। तो 1799 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद नेपोलियन बोनापार्टा ने स्टार्ट किया अपना ये क्या था अपना भाई, वो क्या बोलते थे हम लोग उसको, ट्रिब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्ट, एरेट्स ब्लैंको और वो काउंसिल डी रॉय, ये सब आया था ना, वो सब ऐसे ही आया था। तो मोनार्की में सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है, एरिस्टोक्रेसी में भी होता है, बट वहां पार्लियामेंट नहीं होता। पार्लियामेंट की जगह वहां पे क्या हो जाएगा? किंग्स हो जाएंगे बेसिकली। समझ में आ गई बात? सो लॉज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट डिट्टो वैसे ही है बच्चों जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले होते थे। खोपड़े में बात गई। एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन? कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि पार्लियामेंट में 543 लोगों में मेजॉरिटी बीजेपी की है तो जो चाहे वो करेंगे, ना 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 ना। वो भी अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं तो कोर्ट में इसके लिए केस फाइल हो जाएगा, फिर जज साहब डिसाइड करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का काम तो बस यही है देखना कि जो भी दुनिया में, सॉरी, जो भी कंट्री में चल रहा है उसमें से कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं। ओके। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सिंपल है बच्चों, जो भी लेजिस्लेशन किसी ने भी बनाया सो कॉल्ड पार्लियामेंट के अलावा, आप उसे क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट। सर मतलब हाई कोर्ट ने बोला पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगी दे शुड बी सीएनजी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और 2035 से सारी की सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल तो हिस्ट्री की किताब में चला जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसलिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की कैटेगरी में आएगा बच्चों, क्योंकि ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, किसने बनाया? हाई कोर्ट ने। समझ में आ गया? काफी सरकारी अफसर कैश में घूस लेते हुए पकड़े गए, केस चला गया कैट के पास, बिल्ली केस सुनेगी अब, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। खोपड़े में बात गई और बोला गया कि भाई जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे इनके पास 1 लाख रुपए से ऊपर अगर कैश नजर आया इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, माना जाएगा ये घूस ले रहे हैं। खोपड़े बात गई, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम सैलरी पैसा कहीं से आ नहीं सकता, सैलरी जाएगी इनके बैंक अकाउंट में। बैंक से अगर इन्होंने विड्रॉल किए और वो 1 लाख रुपए से ऊपर किया तो माने जाएंगे, बट उसके अलावा अगर 1 लाख रुपए से ऊपर कैश इनके पास कभी भी छापेमारी में नजर आ गया इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सर ये कैश इनके पास कहां से आएगा? अरे ससुराल वगैरह जाएंगे तो 21-51 मिलेगा ना, तो इतना होल्ड करना अलाउड है। रेलवे काउंटर में ऐसा ही होता है, रिजर्वेशन काउंटर में बीच बीच में चेकिंग की जाती है। पता लगा आपका टिकट था 595 का और वहां के बैठे हुए बाबू ने आपसे कितना पैसा ले लिया? 600। एक से कितना एक्स्ट्रा लिया? 5। दिन भर में 1000 लोगों से 5-5 एक्स्ट्रा ले लिया, 4 दिन बाद बीवी के लिए नेकलेस तो खरीद ही लेगा, 5000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं? तो जब वो काउंटर पे बैठते हैं उनसे पूछते हैं कितना पर्सनल कैश है आपके पास? आज मेरे पास 2370 रुपए है। जब वो काउंटर छोड़ते हैं उनकी जेब में कैश गिनवाते हैं, अगर ज्यादा हुआ आपने पैसा लिया है। तो इंडियन रेलवेज ने कानून बना दिया, कैश हैंडलिंग इन इंडियन रेलवे ऑफिसर्स एक्ट 2024। उसके तहत अगर एम्प्लॉय के पास कोई भी कैश एक्स्ट्रा मिला तो वो इलीगल एक्टिविटी माना जाएगा और उसको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देंगे। तो ये कानून भी किस प्रजाति में आएगा भाई? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आ जाएगा। तो जो केजरीवाल साहब ने ऑड नंबर इवन नंबर की कहानी बनाई थी, दैट वाज आल्सो अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, क्योंकि वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में पास हो जाए तो पूरे देश में लागू हो जाएगा वो। इसीलिए फेडरल कैरेक्टर रखा गया है, भाई स्टेट अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर सकता है। तो जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए भाई क्लास टीचर है,
तो जो स्कूल का रूल है वो क्लास टीचर को फॉलो करना है। बट क्लास टीचर ने एक टॉपिक खत्म किया, उस पर एक छोटा सा टेस्ट ले लिया। स्कूल तो टेस्ट जो लेगा उसका टाइम टेबल मिलेगा, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, टर्मिनल एंड ऑल दैट। तो वो क्या हो गया? सुप्रीम लेजिस्लेशन। क्लास टीचर जो टेस्ट ले रहा है अपनी मर्जी में, दैट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। हर महीने के लास्ट के 3 दिन में ट्रैफिक चेकिंग में चालान काटा जाएगा। पूरे देश में ये कानून है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। ये सुप्रीम लेजिस्लेशन है। बट हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किसी भी दिन पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं चालान काटने के लिए, जब उनकी मर्जी आती है। एक्चुअली जब उनको लगता है कि रेवेन्यू कम हो रहा है ना, तो चलो चालान काटो। दैट इज व्हाट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो कभी भी चालान काट सकते हैं, ये कानून सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। पूरे देश पे अप्लाई हो रहा है, पार्लियामेंट में पास हुआ था मोटर व्हीकल एक्ट में, महीने के लास्ट के 3 दिन, इट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन। समझ में आ गया? हर ट्यूसडे को आपके घर में खिचड़ी बनती है, ये पिछले 50 साल से आपके खानदान में चला आ रहा है, सुप्रीम लेजिस्लेशन। मम्मी का जब मन करता है खिचड़ी बना लेती हैं, इट इज सबऑर्ड। ये ना लिख के चले आना एग्जाम में, मम्मी का जब मन करता है खिचड़ी बना लेती है सबऑर्डिनेट, 50 साल से खानदान में ट्यूसडे खिचड़ी बनती है सुप्रीम। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। क्या आपने मेरी बात सुनी नहीं? मैं एग्जाम्पल का रेफरेंस दे रहा था। सिर्फ अगर खानदान की बात करें तो वो कस्टम है, बट जब इसका कानून बन गया तो लेजिस्लेशन हो गया ना। चाचा की बेटी से शादी करना गलत है, ये जन्मों जन्मांतर से हिंदुस्तान में चला आ रहा है। 1955 के पहले तक ये कस्टम था, आज भी ये कस्टम है। बट जब ये हिंदू मैरिज एक्ट में चला गया तो कस्टम से इसकी औकात बढ़ा के लेजिस्लेशन हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? आपकी मम्मी की सिस्टर मौसी थी, मौसी हैं, बट उनकी शादी आपके चाचा जी से हो गई, तो अब वो चाची बन गई। इज दैट क्लियर? फायदा हो गया। मौसी के बर्थडे में भी गिफ्ट देना पड़ता, चाची के बर्थडे में भी गिफ्ट देना पड़ता, अब गिफ्ट एक ही देना पड़ेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो मम्मी की जितनी बहनें सब मौसी, कस्टम, ये कस्टम। बट अगर चाचा जी से शादी हुई रीति रिवाज के हिसाब से, तो क्या बन गया? ये लेजिस्लेशन हो गया, अब ये नया रूल बन गया। नहीं समझे? आपके पापा स्कूल में फीस देंगे क्योंकि आप पढ़ेंगे, ऐसा हमेशा से चलता आया है, ये कस्टम हो गया। बट स्कूल कह रहा है जो बच्चा फीस दे रहा है बट पास नहीं हो पा रहा, हम उसकी फीस को फीस नहीं मानेंगे। स्कूल ने कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया लिखा पढ़ी में, तो ये डोनेशन लेजिस्लेशन में चला गया। हाँ धैर्य भाई बोलिए। ऐसा होता है किसी सिटी के पर्टिकुलर एरिया में चला पूरे महीने का बाकी पूरे एरिया क्या ऐसा लिखित कानून है? नहीं है। बट वहां के जो मेयर साहब हैं वो ऐसा शुरू से मानते हैं, क्योंकि बड़े बदतमीज टाइप के लोग हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते। वो शहर में ऐसा पिछले 50-100 साल से चला आ रहा है, तो ये भी एक तरह कस्टम ही हो गया। बट अगर इसके ऊपर वहां की लोकल गवर्नमेंट ने कानून बनवा लिया और उसको चीफ मिनिस्टर, अपर हाउस, प्रेसिडेंट साहब सबसे एनेक्ट करवा लिया, तो ये क्या बन जाएगा? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के लिए जरूरी है अथॉरिटेटिव कंट्रोल होना। समझ में आ गया? कस्टम मतलब लोगों की मान्यताओं पे जो निर्धारित है। समझ में आ गया? तो मेरे को आपको पढ़ाना है, क्लास का एक टाइम टेबल फिक्स है, बट अगर उसके अलावा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसी क्लास को नाम क्या दे देंगे? एक्स्ट्रा क्लास। क्या नाम दे देंगे? एक्स्ट्रा क्लास। ये थोड़ा कि एक्स्ट्रा क्लास मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? पक्का? मैंने मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया, मोहल्ले में हर इंसान कटिया लगा रहा है, हमने भी लगा लिया, कस्टम, इट्स अ कस्टम। बट अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं अगर आपको बिजली चाहिए तो हमारे पास अप्लाई करिए, वैलिड फीस जमा करिए, हम तार उसी पोल से कनेक्ट करेंगे जहां आप कटिया लगाते थे, तो कटिया लगाना मोहल्ले में कस्टम हो गया, जो कि गलत भी है। बट जब उसी खंबे से तार आपके घर में आ गई तो इट बिकम्स अ लेजिस्लेशन। तो लोगों की मान्यताओं पे जो चीज बेस्ड है वो कस्टम होती है। उसी चीज को या किसी भी चीज को जब कोडिफाइड कर दिया गया, क्या बन गया? लेजिस्लेशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इट इज एनेक्टेड अंडर द डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलेगा हाँ चलो आप इसके ऊपर कानून बना लो कोई बात नहीं, तो इट इज डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने देखा कि माफियागिरी बढ़ती जा रही है, बाकी स्टेट्स में इतना क्राइम है नहीं, यूपी एमपी बिहार में सबसे ज्यादा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो एक कानून बन गया, उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी डिमोलिशन एक्ट 2022। समझ में क्या? अब योगी जी ने अपने हिसाब से जो गड़बड़ करेगा मैं उसका घर तोड़वा दूंगा, ये कस्टम हो गया उनका, उनका कस्टम है, सब लोग उनका साथ भी देते हैं। इज दैट क्लियर? बट अगर कानून बन गया
और इसमें लिखा है कि कोई भी अगर आपके खिलाफ इलीगल रिपोर्टिंग हुई और साबित हो गया, 1 हफ्ते के अंदर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी जाएगी, तब इट इज अ लेजिस्लेशन। ये यूपी का है ना बच्चों, तो ये सबऑर्डिनेट की कैटेगरी में आएगा। बट अगर प्रॉपर्टी डेमोलेशन एक्ट 2022 बन जाए और पूरे देश में लागू हो और पार्लियामेंट में बना था, तो इट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने पीआईएल फाइल किया है कि ये योगी जी अपनी मनमानी करते रहते हैं और किसी के भी घर में बुलडोजर चलवा देते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपना पूरा जवाब दिया है लिख के कि हमने कोई मनमानी नहीं की। जब केस साबित हो गया, उस पर्सन को हमने ढूंढा, नहीं मिला, हमने उसके खिलाफ, कुड़की हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सीजर, जब्त करना, जब्त करने का नोटिस दिया। और कानून है हमारे पास, अगर आप 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बैक नहीं करते, हमारे पास कानून के तहत राइट है आपकी प्रॉपर्टी डैमेज करने का या कुड़क करने का या जब्त करने का। तो योगी जी आगे चल के कानून बना लेंगे, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सबऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब एक बात समझिएगा, हर स्टेट का एक ऐसा कानून जो उसी स्टेट में लागू है बच्चों, उन सबको आप क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। समझ में आ गई बात, खोपड़े में बात गई, मार्क कर लीजिए इसको झटपट फास्ट। तो सबको ये सुपर क्लियर हो गया ना कि भाई कस्टम लेजिस्लेशन में डिफरेंस क्या है, कंफर्म, पक्का। और क्यों जब कस्टम एज लॉ माने जाते थे तो लेजिस्लेशन काहे कूद पड़े, लेजिस्लेशन चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए कूद पड़े, क्योंकि लोगों की धर्म जाति के रीति रिवाज अलग अलग थे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो क्यों झुआ भर मेन्यू रेस्टोरेंट में मिलता है, जब कोई भी खाना खा के पेट भर जाता है, पापी जीभ, पेट पापी नहीं होता, पापी जीभ होती है। टेस्ट की वजह से आपको मेन्यू थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ता है। चला जाए आगे बच्चों, चलिए। तो वी हैव मल्टीपल क्लासिफिकेशंस है, वैसा कोई कानून है नहीं, यूपी प्रॉपर्टी डेमोलिशन एक्ट, मान लीजिए कल को बन जाए तो सुप्रीम और सबऑर्डिनेट समझ गए। तो आई कैन से कि जितने भी इंडिया में कानून होते हैं जो पूरे देश में अप्लाई होते हैं, इट इज सुप्रीम, इट इज सुप्रीम। या सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के सारे कानून सुप्रीम हो गए, स्टेट के अपने स्पेसिफिक कानून क्या हो गए, सबऑर्डिनेट। तो हिंदू मैरिज एक्ट ये भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट बना। उत्तर प्रदेश मैरिज एक्ट ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, तो वी हैव क्लासिफिकेशन चिल्ड्रन। पहला है हमारे पास व्हाट, ऑटोनोमस लॉ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने बच्चों टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना होगा, आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम सुना होगा, आपने बिरला सन लाइफ का नाम सुना होगा। ये सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं और दे आर कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। पहले 1956 का कानून था, वो खत्म हो गया। तो इन सब पे ये कानून लगता है। बट एलआईसी का अपना खुद का कानून है। मतलब सर, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है मोहल्ले के ट्रांसफार्मर से, बट मुकेश अंबानी के घर में अपना एक पर्सनल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्यों सर, ऐसा क्यों, वो रईस है इसलिए ना। अगर 20 किलोवाट से ऊपर का लोड आपके पास है, आपको एचटी लाइन मिलती है। व्हाट, एचटी, हाई टेंशन लाइन। तो मोहल्ले में अगर बच्चों 200 घर हैं तो चौराहे पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, वहां से हर घर के लिए पोल पे तार आ रहा है, वहां से कनेक्ट कर रहे हैं। बट अगर सोसाइटी में 200 फ्लैट हैं तो सोसाइटी का अपना ट्रांसफार्मर है, सोसाइटी का अपना। इसलिए फ्लैट्स वाली सोसाइटी में अपना ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो। तो सर हम अपना ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, हमारे घर में तो 8 किलो वोल्ट एम्पियर का कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मोहल्ले के ट्रांसफार्मर पे लोड ज्यादा है, कभी भी लाइट चली जाती है, आ जाती है, आप ये पागलपंती या बेवकूफी नहीं झेलना चाहते, तो 4 लाख रुपए दीजिए बिजली घर वालों को, आपके घर के बाहर आपका प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाएंगे, सीधे बिजली घर से आपके ट्रांसफार्मर में तार आएगी, पूरा मोहल्ला अंधेरे में भी चला जाए, शायद आपके घर में बत्ती आती रहे। जैसे इंडियन रेलवेज, जब तक ग्रिड नहीं फेल होगी तब तक रेलवे स्टेशन की बत्ती नहीं जाएगी। सर समझ गए, जब मोहल्ले में पता लग जाएगा 4 घंटे लाइट नहीं आएगी, एक एसी 3 टियर का टिकट खरीदेंगे और जाके सर बैठ जाएंगे वेटिंग हॉल में, सोएंगे आराम से, ट्रेन लेट पे लेट हो जाएगी, उसी ट्रेन का लेंगे जो लेट हो, या वेटिंग टिकट खरीद लेंगे जाकर, बाद में कैंसिल होगा, पैसा भी पूरा आ जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि इंडियन रेलवे की बत्ती की सप्लाई अलग होती है, डिफेंस की बत्ती की सप्लाई अलग होती है, बाकी सबकी कॉमन रहती है।
तो इन कंपनीज के लिए कानून अलग है बच्चों, LIC के लिए अपना खुद का कानून है। तो LIC एक्ट 1956 सिर्फ LIC पे लागू होगा और किसी इंश्योरेंस कंपनी पे लागू नहीं होगा। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? ऑटोनोमस लॉ। इसको स्टैच्यूटरी कंपनी भी बोलेंगे क्योंकि एक अलग स्टैच्यूट के तहत इनका फॉर्मेशन हुआ है। समझे बात को? आप में से काफी बच्चे होंगे जिनके घर में बोरिंग होगी बच्चों। बोरिंग, वो गड्ढा खोद देते पानी आता ना, तो अगर गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई बंद भी हो जाए तब भी आपके घर में पानी आता है। समरसेबल पंप होता है ना, ऑटोनोमस वाटर सप्लाई। बट मेरे घर में तो सरकारी नल जो है उसी के थ्रू कनेक्शन हमने लिया है, तो मेरा जो पानी का कनेक्शन है वो इंडियन कंपनीज है, आपका जो पानी का कनेक्शन है वो स्टैच्यूटरी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट एमिटी यूनिवर्सिटी। देहरादून का एक UPES सुना होगा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत एमिटी बना, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना कानून है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट। सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगी और किसी पे अप्लाई नहीं होगी। बट उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज एक्ट यूपी की सारी यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई होगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपने खुद के कानून होते हैं, बाकी स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी उस स्टेट के यूनिवर्सिटी के कानून के अंतर्गत आती है। तो घर में 10 लोग रहते हैं, 2 का व्रत है, 2 का खाना एकदम अलग बनेगा ऑटोनोमस, 8 का एक साथ बनेगा। समझ में आ गया व्हाट इज एन ऑटोनोमस लॉ? ऑटोनोमस लॉ समझ में आ गया? तो जो लॉ किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए स्पेसिफिक हो और उसी पे लागू हो और किसी पे लागू ना हो, दैट इज नोन एज चिल्ड्रन व्हाट? ऑटोनोमस। समझ में आ गया? आप सुनते ना, जैसे हमारे प्रयागराज में कॉलेज है यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, पहले ये बच्चों एक ऑटोनोमस कॉलेज था, ये खुद ही एडमिशन लेते थे, अपना क्वेश्चन पेपर खुद बनाते थे, इनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं था। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बोला भैया अगर पैसा चाहिए तो हमारे अंडर में आ जाओ, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो चाहिए चाहिए, तो अब ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन नहीं है, अब ये स्टैच्यूटरी नहीं हो गया, अब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, हम बोल सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया ये। समझ में आ गया बच्चों? जुडिशियल रूल्स, वो रूल्स जो किसी प्रोसीजर के थ्रू बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बनाए गए, इनको क्या बोलते हैं? जुडिशियल रूल्स। और बच्चों इन्हीं से जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी बनते हैं। ओके। लॉज मेड बाय एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड का नाम सुना है? सरकारी संस्था है, इज दैट क्लियर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रूल बनाया कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, एंड उसके बाद सौरभ सर को यहां का गवर्नर बना दिया जाएगा अगले 3 साल तक, जब तक कोई पार्टी इलेक्शन ना लड़ ले, इलेक्शन जीत के स्टेट गवर्नमेंट ना फॉर्म कर ले। इट इज लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो ऑर्डिनेंस वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको? तो जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब लाते थे वो लॉज मेड बाय एग्जीक्यूटिव में हो गया। बस पार्लियामेंट छोड़े कोई भी कानून बना ले वो माना जाएगा व्हाट? सबऑर्डिनेट। ओके। लोकल लॉज, ये तो वही सबसे बेस्ट तरीका है। पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कानून बनाते हैं, अभी इलाहाबाद में 2025 में लगने वाला है कुंभ मेला, पॉलिथीन के यूज पे 110% बैन लग जाएगा। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कानून बना देगा, उत्तर प्रदेश पॉलिथीन यूजेज रेस्ट्रिक्शन एक्ट 2025। तो आप पूरा के तहत PURA पॉलिथीन यूजेज रेस्ट्रिक्शन एक्ट पूरा के तहत आप पूरी तरीके से पॉलिथीन का यूज नहीं कर पाएंगे। सड़क पे कोई जा रहा है उसको जेल में बंद कर दो 3 दिन के लिए पॉलिथीन लेकर। इज दैट अंडरस्टूड? सर फिर ब्लड डोनेशन कैसे होगा? अरे वहां पे अलाउड है, बोतल के अंदर भर लेंगे ब्लड सर। समझ में आ गई बात? कॉलोनियल लॉ अब नहीं चलते। जब ब्रिटिशर्स हर देश में जाके रूल करते थे तो वहां पे उनके ऊपर लांछन ना लगाई जाए, आरोप ना लगाए जाए, अपनी मर्जी मनमानी करते हैं, कानून है, कोई अपनी मर्जी नहीं, और अपनी मर्जी थी भी तो कानून के तहत थोप दिया गया। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? समझ में आ गया? सो जैसे जैसे मोनार्की और ये क्या कहते हैं रूल्स खत्म हो गए ब्रिटिशर्स या किसी के भी, ये लॉ भी अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट एज एट टुडे इन प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज? तो आपका जवाब क्या होगा? कॉलोनियल लॉ। समझ में आ गया? सो ये जो 3 ऑर्गन्स है बच्चों, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग फंक्शंस करते हैं, बट लॉ मेकिंग का काम किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। बट कभी कभी एग्जीक्यूटिव भी लॉ बना सकता है, जुडिशरी भी लॉ
बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा पिछले 5 साल में जितने भी आत्महत्या के आफ्टर मैरिज केसेस आए हैं, वहां लड़की की उम्र 24 से 30 साल थी और उसकी शादी 18 साल से भी कम उम्र में कर दी गई, इसलिए उसको मानसिक प्रताड़ना ज्यादा झेली गई। तो इन्होंने कहा बहुत नाटक हो चुका है, अब मिनिमम एज फॉर गर्ल मैरिज विल बी 21 ईयर। जज साहब ने ऐसा बोल दिया। ये हो गया बच्चों व्हाट, जुडिशियल प्रेसिडेंट। एंड जज साहब ने आगे बोला है प्रेजेंट एक्टिंग रूलिंग गवर्नमेंट को, आप इसके ऊपर एक कानून बनाइए, या आपका जो कानून है लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट, वो एकदम लूला लंगड़ा हो चुका है, तो लोला को सही करिए। लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट में लिखिए कि भाई जुवेनाइल केसेस 16 साल में पनिशेबल होंगे, कानून की निगाहों में शादी की वैलिड एज मानी जाएगी 21 साल। तो जो जज साहब ने बोला वो तब तक लागू होगा जब तक इसके ऊपर कानून आ नहीं जाता, तब तक ये क्या रहेगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट। जब उसके ऊपर कंसर्न लॉ ऑफिसर को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज साहब ने, भाई हम पागल हो गए केसेस सुनते सुनते, जितनी भी शादियां कम उम्र में होती हैं वहां लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप भाई शादी की एज बढ़ाइए। तो जब तक इसके ऊपर कानून नहीं बनता, ये किस तरह से ट्रैक किया जाएगा, डील किया जाएगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट की तरह। तो सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए बच्चों जुलाई 2024 में ऐसी रूलिंग आ गई। अब चेन्नई में ऐसा केस फिर से आया, तो चेन्नई हाई कोर्ट के जज साहब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला रेफरेंस देते हुए बोलेंगे कि भाई पूरे खानदान को जिनकी बहू ने आत्महत्या कर ली क्योंकि शादी कम एज में हुई थी, डाल दो 10 साल के लिए जेल के अंदर। क्यों? ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कभी बोला था। तब तक ये जुडिशियल प्रेसिडेंट है, और जब इसके ऊपर कानून बन गया प्रॉपर, तब ये लेजिस्लेचर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट थोड़े टेम्परेरी टाइप के होते हैं, समझ में आ गया? तो ये मत सोचिएगा कि जो भी जज साहब ने बोला वो जुडिशियल प्रेसिडेंट, नो 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 नो। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स वो होते हैं जो किसी पुराने जज ने बोला, आज जज कोर्ट में डिसीजन दे रहा है उसके रेफरेंस से उसको कॉपी करके यूज कर रहा है, तो दैट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्रीसिडेंट 2 वर्ड से बना है, प्री एंड इंसिडेंट, प्री एंड इंसिडेंट। तो जो जज साहब ने प्री इंसिडेंट वहां किया था, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी एक तरह का क्या है बच्चों, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। अब इतना पढ़ने के बाद एक बात समझ में आ गया होगा आपको, ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये एक तरह से लेजिस्लेशन मेकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट तो करता ही करता है। हर चीज के लिए पार्लियामेंट तो जा नहीं सकते, बट अगर पूरी जिम्मेदारी घर की पापा मम्मी ने आपको दे दी, चाबी तक दे दी लॉकर की, एक दिन तो घपला करने की कोशिश कर सकते हो। तो हो सकता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ऐसे कानून बना लें जो लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट चले जाएं। क्या ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एज अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सही एक्टिविटी थी बच्चों? बच्चों को छूट दीजिए, बहुत ज्यादा छूट अगर दे देंगे तो वो भूत प्रेत चुड़ैल गड़बड़ साबित हो जाएगा। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए आया होगा, मैं तो बैठा नहीं था भीमराव अंबेडकर जी के बगल में, बता ही सकता हूं बस कि भाई पार्लियामेंट बहुत बिजी है। इज दैट क्लियर? कंट्री बहुत बड़ी है, क्या चल रहा है कर्नाटका में, क्या चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, हर चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती ना भाई। क्या वहां के लोग हैं हमें नहीं पता, तो स्टेट को थोड़े राइट्स दे दिए, भाई अपने हिसाब का कानून तुम भी बना लो, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, इरेगुलरिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए कि लोग पता लगा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं यूपी में बोल के कि भाई केस साबित हो अगर हमने गलती की तुम्हारा घर तोड़ो, फालतू में कानून बना रहे हो अपनी खुन्नस निकालने के लिए। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो काफी बार जब आप सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की परमिशन देते हैं स्टेट्स को या किसी भी ऑफिसर को या किसी ऑफिस को, वो उस चीज का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। तो मम्मी ने बोला भाई सीजन सर्दी का चालू हो चुका है, ठंडा पानी मत पियो, बट आपने मम्मी थोड़ा सा, मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, दिन भर में 1 बॉटल पी लेना। 1 बॉटल दिन भर में पानी पी, 1 बॉटल शाम को पानी पी गए, 1 बॉटल रात में पी गए, 1 बॉटल सवेरे ठंडा पानी पी गए। आपने तो कहा था दिन भर में, अरे दिन भर का मतलब 24 घंटे में। आप दिन भर कब से लिए? सनराइज टू सनसेट। आप ज्योग्राफी लगा दी उस दिन भर के अंदर, लगानी थी उसमें मैथ्स। इज दैट क्लियर? तो कभी कभी छूट देना घातक हो जाता है। बात समझ में आई कैसे? मॉडर्न स्टेट में अमाउंट ऑफ लेजिस्लेशन तो भाई बढ़ ही गया, हर चीज के ऊपर कानून है इंडिया में, खैर। बट देखा गया बच्चों कि ये जो हमने फंडामेंटल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन जिसका डिस्क्रिशन दिया था एग्जीक्यूटिव्स को कि भाई आप, डिस्क्रिशन का मतलब जानते हैं ना, सो विवेक, अपने हिसाब से
मेरी मर्जी मैं जब क्लास लूं, मेरी मर्जी मैं जब क्लास ना लूं। आई विल टेक द क्लास एज पर माई डिस्क्रिशन। आपने मम्मी को कहा जब भूख लगेगी हम खाना खा लेंगे, यू विल ईट फूड एज पर योर डिस्क्रिशन। समझ में आ गया क्यों ये लाए थे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? कि भाई अगर हमारे पास समय नहीं है या हम नहीं समझ पाते चीजों को तो आप कानून बना लीजिए। बट इसकी वजह से कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे हमने ऐसे कानून बना डाले जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में तो बहुत अच्छे थे, बट दूसरे कंडीशन में भाई गड़बड़ हो गए। एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर का। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो कौन थे भाई, फारूक उमर अब्दुल्ला, हाँ फारूक अब्दुल्ला जी के पिताजी, उनको लगा कि मैं बन जाऊंगा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। राजा हरि सिंह को लगा मैं बन जाऊंगा यहाँ का किंग, जैसे ब्रिटेन में चलता है। रिचर्ड थे, एलिजाबेथ थे, हेनरी थे, किंग्स भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो राजा हरि सिंह वाली स्टोरी तो याद है ना सबको। तो राजा हरि सिंह को लगा कि भाई स्टेट का राजा मैं हूं तो मैं राजा रहूंगा। चलो पाकिस्तान के अटैक से बचना है तो जवाहरलाल नेहरू जी की शरण में चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला मेरे दोस्त को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो मैं बचाऊंगा तुमको, वरना नहीं बचाऊंगा। तो राजा हरि सिंह ने कहा कोई बात नहीं, आई विल रिमेन अ किंग एंड फारूक अब्दुल्ला की क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उनको, ही विल बी एक्टिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, जम्मू एंड कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया? उस समय उस चीज की जरूरत थी, लोग बड़े भड़के हुए थे। बट आज बच्चों उसी चीज का हमको सो कॉल्ड दंश क्या भुगतना पड़ रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। हमारी पुलिस वहां नहीं जा सकती थी, हम वहां के लोगों को इंटेरोगेशन के लिए पकड़ नहीं सकते थे, इसीलिए 370 का हटाना बहुत जरूरी था। समझ में आ गया? तो आज आपके पापा मम्मी 2 महीने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आपको चाबी वगैरह दे के चले गए, लॉकर की सब चीज की। घर का खर्चा जो 10,000 महीना था वो 2 लाख महीना हो गया, हर दिन खाना ही आपका बाहर से आ रहा है। तो पापा मम्मी तो डेलीगेट करके गए थे सबऑर्डिनेशन, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए थे, भाई छोटे भाई बहनों को ठीक से पूछोगे, पढ़ाओ लिखाओगे, डेली शॉपिंग चल रही है शॉपर स्टॉप पे जाकर। तो पापा मम्मी का आपको घर की चाबी देना ईविल साबित हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कुछ हद तक डेलीगेशन करें, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करें, अच्छा है, बट हर बार ये अच्छा नहीं है। समझ में आ गई बात? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज गुड, बट जब उसका नाजायज फायदा उठाने लग जाए तो इट इज फंडामेंटल। इज अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? एक और एग्जांपल देता हूं। लोगों को लाल बत्ती लगाने की परमिशन दी गई कार पे, बट ये परमिशन दी गई थी सिर्फ सरकारी गाड़ी पे। कुछ लोग अपनी एक्टिवा पे भी लाल बत्ती लगा लिए, अपनी पर्सनल होंडा सिटी पे जिसपे जज साहब की बीवी को किट्टी पार्टी में उस पे भी लाल बत्ती लगा लिए। और उसी लाल बत्ती को लगा के कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस में अटैक करने घुस आए थे, क्योंकि लाल बत्ती वाली गाड़ी लोग समझते हैं कि सरकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वीआईपी गाड़ी है। इससे कितना नुकसान हुआ? तो अब बोला गया कि भाई जो वीआईपी होंगे, वीवीआईपी होंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर के लोग होंगे, उनको भी परमिशन लेके लाल बत्ती लगानी पड़ेगी। नहीं तो सिर्फ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कुछ लेवल पे कुछ जगहों पे अलाउड है, हर जगह अलाउड नहीं है। वहाँ पे जो स्पीकर आता है वो खत्म, वो सब बकवास है, वो सब अलाउड नहीं है, वो सब अलाउड नहीं है। ऐसा रूल बना, हर स्टेट ने ऐसा कानून बना लिया, बट इसकी वजह से कितने लोग लाल बत्ती लगाने लग गए। 350 रुपए की आती थी सड़क का, मुन्ना हलवाई है वो भी होंडा सिटी खरीदा, वो भी लाल बत्ती लगा लिया मोहल्ले में बोकालबाजी करने के लिए। समझ में आ गया? तो इसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला सब हटाओ लाल बत्ती। कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर किसी की गाड़ी पे लाल बत्ती अब नजर आती है? नहीं नजर आती है। सिर्फ पुलिस वैन में अलाउड है, सिर्फ पुलिस वैन में अलाउड है, और कुछ क्या कह रहे हैं, एम्बुलेंस में अलाउड है, और कुछ केसेस में सीजीआई वगैरह की गाड़ियों में सब अलाउड है अभी भी। ओके, हर जगह अलाउड नहीं है। समझ में आ गई बात? तो पीपल अंडरस्टूड कस्टम और लेजिस्लेशन में क्या फर्क है? फिर से सुन लीजिए, रीति रिवाज को ही कानून मान ले, इट्स कस्टम। कोडिफाइड हो जाए, लिखा पढ़ी हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पास कर दे उसको तो लेजिस्लेशन। समझ में आ गया? तो इसी के साथ लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ होता है